हेलो स्टूडेंट्स। नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों। चलो आगे बढ़ाते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंच चुके हैं। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन चल रहे थे, नए सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। चलो देखते हैं सवाल में क्या बोला है। कहा है फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन फिगर। एक फिगर दी हुई है, देखो ये रही इंसिडेंट रे। दिखा देते हैं आपको कलर चेंज करके। ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये रे इंसिडेंट रे है और फिर ये इस मटेरियल के अंदर जा रही है। बाहर इंसिडेंस एंगल 45 का है और अंदर का एंगल आर है। इन्होंने फिगर में ऐसा दिया हुआ है। अब पूछा है कि अंदर जाके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे तो उसके लिए म्यू की वैल्यू, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, वो कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पूरी फिगर दी है और करो कैलकुलेट। तो भाई मेरे ख्याल से तो जब ये लाइट रे यहां से सबसे पहले इस मीडियम के अंदर आती है तो आई की वैल्यू बाहर दे रखी है 45, ये तो आई एंगल हो गया, और अंदर वाला आर एंगल हो गया। सबसे पहले स्नेल का नियम लगा लो यहां पे और देखो इससे क्या मिलता है। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। म्यू हमें नहीं पता, आई की वैल्यू हमें पता है 45 है, तो ये बन गया आपका साइन 45 और बटे में साइन आर। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये म्यू इंटू में साइन आर, या चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहीं पे रख देंगे इसकी वैल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो जब ये लाइट रे इस मीडियम के अंदर आ रही है तो स्नेल्स रूल लगा के हमने पहली समीकरण, पहली इक्वेशन बना ली। अब ये लाइट रे जब अंदर गई तो अंदर जाके हम चाहते हैं ये बाहर ना निकले, मतलब इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ये लाइट रे अंदर है और अंदर से बाहर ना आए। तो ये अंदर से बाहर कब नहीं आएगी, जब ये जो थीटा है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल के अगर बराबर हो जाए, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए अगर, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो अंदर टी आई आर हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो अब क्रिटिकल एंगल की भी कंडीशन लगा दो भाई। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता था साइन थीटा बराबर, अब इस थीटा को हमने क्रिटिकल एंगल मान लिया तो उसके लिए होता था साइन थीटा बराबर 1/म्यू। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो और देखो क्या निकल के आ रहा। देखो ये जो म्यू की वैल्यू आई है इसको उठा के हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों साइन थीटा बराबर 1/म्यू, म्यू की जगह रख दिया साइन 45 और बटे में साइन आर, ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ। तो ये आ गया सॉल्व करके साइन थीटा बराबर साइन आर और बटे में साइन 45, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू चाहो तो उसे रख दो, क्योंकि वो तो हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, रखना तो है ही। तो साइन आर और बटे साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आ गया √2 साइन आर। लो जी, ये एक इक्वेशन बन गई, ये हमारे काम आएगी। चलो, और इस फिगर से कुछ पता चल रहा हो तो इस फिगर से एक बात पता चल रही है, देखो क्या। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको आगे बढ़ाऊं, देखो इसको हटा रहा हूं मैं पहले कुछ चीजें ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूं, देखो बढ़ा के ये 90 है, तो ये अगर 90 है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 90 होगा। तो थीटा प्लस आर प्लस 90 और बराबर 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है।
तो थीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब कितना बचा 90। तो थीटा प्लस आर बराबर 90। क्या मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल के रख सकता हूं? तो थीटा की वैल्यू निकाल के आप रख सकते हो 90 माइनस आर। इसको कहां रख दे उठा के? इसको बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर दो यहां। तो ये बन गया साइन थीटा की जगह 90 माइनस आर और बराबर अंडर रूट 2 साइन आर। साइन 90 माइनस आर होता है कॉस आर, बराबर अंडर रूट 2 साइन आर। ये गया, इसके नीचे इसको लेके चले जाओ तो कॉस आर और बटे में साइन आर, उधर रह गया रूट 2। ये बन गया कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट आर बराबर रूट 2। ठीक है बच्चों। अब यहां से सर हमें तो म्यू चाहिए। अब देखो म्यू को कैलकुलेट करने के लिए या तो इक्वेशन फर्स्ट लगा लो, देखो ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली, इसमें आर की जरूरत है साइन आर की, पर सर हमारे पास तो कोट आर आया है, कोई दिक्कत नहीं। कोट आर को आप उससे आप साइन आर निकाल सकते हो। कैसे? देखो अभी दिखाता हूं। एक ट्राइंगल बनाओ, इसका ये एंगल हो गया मान लो थीटा, ठीक है। अब कोट क्या होता है? कोट होता है बेस बटे में परपेंडिकुलर। देखो आपने पढ़ा होगा, जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, ऐसे ही कोट थीटा होता है बेस और बटे में परपेंडिकुलर। तो रूट 2 के नीचे 1 मान लो, कॉट आर बराबर रूट 2 बटे में 1। तो ऊपर वाला तो है बेस और बटे में नीचे वाला है परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू तो है रूट 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1। तो बेस तो हो गया रूट 2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो यहां से, इसको कैलकुलेट करेंगे हाइपोटेनियस को। ये थीटा नहीं, ये सॉरी हमने थीटा की जगह आर मानना चाहिए था हमको, क्योंकि आर था ना ये एंगल, ये वाला एंगल आर था, तो आर मान लो इसको। ठीक है, कोट आर की वैल्यू बेस और बटे में हाई परपेंडिकुलर, बेस हो गया रूट 2 और ये परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लो इसका हाइपोटेनियस कितना है। तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, तो 3 का अंडर रूट आ गया। पाइथागोरस तो लगानी आती होगी ना आप लोगों से, बस वही लगानी है बस। अब यहां से क्यों किया हमने ये सब? क्योंकि हमें साइन आर की वैल्यू चाहिए। साइन आर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखो कितना है 1 और हाइपोटेनियस रूट 3, तो 1 बटे रूट 3। लो जी, साइन आर चाहिए था, निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे? इसको यूज करो भाई, किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। देखो ये म्यू वाली, तो म्यू वाली इक्वेशन क्या थी जरा? म्यू बराबर था साइन 45 बटे में साइन आर। साइन 45 की वैल्यू 1 बटे रूट 2 और साइन आर की वैल्यू हो गई 1 बटे रूट 3। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 3 बटे रूट 2। तो म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों अंडर रूट में 3/2। बिल्कुल आसान सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और ये भी और आसान हो जाती अगर हम इसको थीटा को निकाल लेते, थोड़ी सी और आसान हो जाती, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिल्कुल आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। इन्होंने कहा ए बॉडी इज लोकेटेड ऑन ए वॉल। एक बॉडी एक वॉल पर लोकेट है, मतलब किसी वॉल पर एक बॉडी है। दिखाता हूं अभी आपको, जैसे एक बॉडी यहां पे रखी है, किसी दीवार पे है ये, ठीक है, और इसके सामने एक लेंस है इस तरीके से। अब इन्होंने कहा ए बॉडी इज लोकेटेड ऑन ए वॉल, यहाँ पे एक वॉल है, उस पर ये बॉडी बनी हुई है। ऐसे कह लो कि जैसे किसी वॉल पे कोई फोटो बनी हुई है, तो किसी दीवार पे एक फोटो बनी हुई है, ये समझो। चलो, इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज इज ऑब्टेन्ड ऑन ए पैरेलल वॉल। सामने एक और दीवार है,
उसकी इमेज उस पर बन रही है, मतलब उसकी जो इमेज है उस पर बन रही है। ठीक है, चलो। विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बीच में रखा है कॉन्वेक्स लेंस। अब लेंस की जो यहां से वॉल तक की जो डिस्टेंस दी है वो डी है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो इसकी इमेज बन रही है सेम साइज की बन रही है। अब आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि इमेज उसकी उतनी ही बड़ी बने। तो आपको याद होगा f और 2f, आपको रखना पड़ेगा उसको 2f पे, तब उसकी इमेज जो बनेगी वो 2f पे ही बनेगी। सेम साइज की बनेगी पर उल्टी बनेगी, साइज सेम होगा। अगर ये आपको डायरेक्ट याद है, और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। 2f पे रखी हुई बॉडी की इमेज 2f पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है ना। तो सामने दीवार पे एक और इमेज बन गई। अब फोकल लेंथ पूछिए आपसे। अब देखो ये 2f तक की डिस्टेंस तो d है, तो f तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? सोच के देखो खुद, आधी, d/2। तो आंसर हो गया d/2। तो इस हिसाब से आंसर हो गया हमारा a d/2, b d/2। सेम ही है दोनों, कुछ मिसप्रिंटिंग होगी इनमें से देख लेना अगर सही क्वेश्चन कहीं पे मिल जाए आपको। वैसे यहाँ के हिसाब से दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, क्योंकि दोनों में दिया है ओनली d/2, तो हमारे हिसाब से दोनों करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था ये तो, बस ये तो डायरेक्ट आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें देखो आसान सा सवाल है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट चलती है, ट्रांसमिट होती है, उसके अंदर चलती है, वो किस वजह से चलती है? स्कैटरिंग की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, या मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो इसका आंसर है बच्चों डी, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर ना एक पतला सा पाइप होता है, ठीक, और वो किसी डेंसर मीडियम से बना होता है। उसके अंदर अंदर जब हम लाइट को भेजते हैं और वो लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे गिरती है, तो वो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आगे जाएगी, फिर दोबारा से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे गिरेगी, फिर उसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और लाइट उसके अंदर चलती रहती है। तो बस ऑप्टिकल फाइबर एक पतला पाइप होता है, उसके अंदर बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और उसकी वजह से उसके अंदर लाइट का ट्रांसमिशन चलता रहता है, लाइट चलती रहती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। बढ़िया, मतलब इंफॉर्मेशन है ये, आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है वैसे तो, पर इसको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ए मैन इज 6 feet tall. In order to see his entire image, he requires a plane mirror of minimum length equal to। एक आदमी है, देखो यहां पे बना देता हूं, ये आदमी है, ठीक है। ये उसका हेड है, और मान लो यहाँ पे उसकी आई है, आई, ठीक, और नीचे इसकी ये फीट है। इसकी टोटल हाइट हमें पता है 6 feet है। ये पूरा आदमी है यहां से यहां तक। सामने एक मिरर है। अब हमें ये बताना है कि मिरर की हाइट कम से कम कितनी रखी जाए ताकि ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, ये अपना पूरा का पूरा इमेज मिरर के अंदर देख पाए। तो इसका आंसर वैसे तो होता है कि जितनी भी आदमी की हाइट है उससे आधी हाइट मिरर की होनी चाहिए। पर कैसे होनी चाहिए मैं आपको वो करके दिखाता हूं। देखो कैसे होनी चाहिए। देखो ये आदमी की आई है। अब हेड से चलने वाली मान लो लाइट रे इसके कॉर्नर से टकरा के मिरर के
और हमारी आंखों पे गिरेगी तो हमें इसका हेड दिखाई देगा। ये हेड मतलब हमें नहीं, इस आदमी को खुद का हेड दिखाई देगा मिरर के अंदर। इसी तरीके से इस आदमी को अपने फीट से चलने वाली लाइट रे कॉर्नर से टकरा के इसकी आंखों पे पड़ती हुई दिखाई देगी, तो इसे अपने फीट भी दिखाई देंगे इस तरीके से। ये है फीट। एक बार हेड दिखाई दे जाए, फीट दिखाई दे जाए, तो समझो पूरी बॉडी दिखाई दे गई। अब खुद सोचो, अगर हम यहां से नॉर्मल ड्रॉप करें ऐसे, यहां से भी नॉर्मल ड्रॉप करें इस तरह से। अब आपको पता है कि अगर ये लेंथ एक्स होगी तो ये दो ट्राइंगल जो है, ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल ये सेम है, एक जैसे हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये एक्स होगी तो ये वाली भी एक्स होगी, ये वाई होगी तो ये वाली भी वाई होगी। कैसे? ये भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये दो ट्राइंगल। तो इस आदमी की टोटल हाइट हो गई एक्स प्लस वाई प्लस वाई। ये तो आदमी की हाइट हो गई। कितनी आई? मैन की हाइट। तो ये आ गई 2x, 2 कॉमन ले लो, और 2y, y 2x प्लस वाई। अब अगर हम इस पे यहां से इसको देखें, इस पे यहां परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये हो गई x और ये हो गई यहां से यहां तक y। तो मिरर की हाइट कितनी हो गई? मिरर हाइट, तो मिरर हाइट हो गई बच्चों x प्लस वाई। जरा चेक करना, आदमी की हाइट और मिरर की हाइट में कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है? डबल। आदमी की हाइट मिरर की हाइट से डबल है, या ये कह लो कि मिरर की हाइट आदमी की हाइट से आधी है, तभी वो अपनी पूरी इमेज मिरर में देख पाता है। आप खुद से ट्राई करो, आप किसी छोटे मिरर में अपनी इमेज खुद से देखने की कोशिश करो, आप देख नहीं पाओगे। आपको अपनी हाइट का आधी हाइट का मिरर चाहिए, तब आप उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकते हो। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? 6 फीट का आदमी तो 3 फीट का मिरर उसको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो उसको नहीं देख पाएगा। मिनिमम इतनी लेंथ का चाहिए, इससे ज्यादा का चल जाएगा, 3 फीट से ज्यादा 4 फीट 5 फीट चल जाएगा, कम नहीं चलेगा, 2 फीट में नहीं देख पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या कहा है। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने इस तरीके से, इस पे एक प्लेन सरफेस लगा दी, ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब म्यू दे रखा है इसका 1.5, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, इधर की रेडियस दे रखी 20 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों, ओके। अब ये कहा है कि इसकी जो प्लेन सरफेस है इसको सिल्वर कर दिया, मतलब इसको मिरर बना दिया। चलो ठीक है, ये रही प्लेन सरफेस को मिरर बना। अब इस अरेंजमेंट की जो भी कुछ ये बन गया, लेंस भी है मिरर भी है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। चलो निकाल देंगे। अच्छा, फोकल लेंथ निकालने का क्या तरीका होता है? आप उस पे जो है पैरेलल रेज डालिए, ठीक है। पैरेलल रे डलने के बाद जहां पे भी मिलेंगी वहां पे फोकल लेंथ मतलब फोकस बनेगी। जैसे आप किसी लेंस पे पैरेलल रे डालते हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलती है, वहां पे क्या बनती है? फोकस। इसी तरीके से इस लेंस के ऊपर भी जब आप रेज डालेंगे तो रेज डालने के बाद जहां पे भी ये मिलेंगी वहां पे फोकस बनेगी, ठीक है। तो यहां पे जब ये इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर जाने के बाद यहां से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? मतलब मान लो ये एक लाइट रे है और ये इस तरीके से, ये देखो ये बन गया इसका नॉर्मल। अब ये नॉर्मल्स के करीब आ जाएगी यहां से, और नॉर्मल के करीब आके यहाँ पे टकराएगी ऐसे, ठीक। नॉर्मल के करीब आएगी, टकराएगी, तो पहले होगा इससे रिफ्रैक्शन। तो पहले रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे ये यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे टकराएगी। अगर ये मिरर ना होता तो ये आगे इस तरह से आगे जाती हुई नजर आती है, यहाँ पे इस तरह से आगे मिलती हुई नजर आती है, ठीक है ना। अगर ये बीच में मिरर ना आता, ऐसे
यहां से मिलती हुई नजर आती है आगे। तो ये पहली जो सरफेस है उससे होगा रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होके ये कहीं ना कहीं तो मिलती हुई यहाँ पे फील होती है आपको, ठीक। तो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कहाँ फील होती मिलती हुई, जरा उसको निकाल लेते हैं। तो तो उसको निकालने के लिए ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की v। चलो ये तो निकालनी है, उससे निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता था आपका, क्या होता था, ये होता था आपका μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। ये फॉर्मूला था। μ2 अंदर वाला है, ये μ2 का काम करेगा और बाहर वाला μ1 का काम करेगा। तो μ1 तो खैर वो है एयर है, तो μ2 कितना 1.5 बटे में v हमें निकालना है, कहाँ पे बनेगी, माइनस μ1 1 है, एयर का बाहर 1 होता है, और बटे u कहाँ है। अब आपने पैरेलल रेज डाली है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी हो गया बराबर μ2 माइनस μ1, तो 1.5 माइनस 1 और बटे r इसकी रेडियस हो जाएगी प्लस में +20, क्योंकि इधर पड़ रही है ये रेडियस। देखो इसे अगर पूरा करेंगे तो इसका सेंटर राइट में पड़ रहा है, तो राइट में प्लस में होता है, इधर की डिस्टेंस प्लस इधर की डिस्टेंस माइनस। ये 1/∞ 0 हो गया, 1.5 बटे में v और बराबर 1.5 माइनस 1.5 और बटे में 20। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 से इसको काट लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो v बराबर आ गया 60। इसका मतलब अगर ये खाली पहली वाली सरफेस होती, आगे मिरर ना होता, ये मतलब ये सरफेस ना होती दूसरी वाली, तो ये लाइट रेज कहाँ मिलती, जाके यहां से यहाँ पे मिलती 60 सेंटीमीटर पे मिलती। लेकिन बीच में आ गया ये मिरर। अब मिरर से क्या होगा, मिरर से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मिरर से ये वापस क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिरर से रिफ्लेक्ट कराओ अब इनको। मिरर के लिए ये क्या किसका काम करेगी, मिरर के लिए ये इमेज का काम कर उसकी, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये वाली, क्योंकि मिरर पे तो आके यही गिर रही है ना, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब यहां से ये लाइट रे जितनी उस पर टकराई इसी से वापस चले जाएंगे ऐसे, ये देखो ये वापस जा रही है ऐसे। अब फिर बाहर निकलेंगी। अब ये अगर ये वाली सरफेस दोबारा ना होती तो ये यहाँ पे आके 60 पे मिलती, यहाँ पे आके ये 60 पे मिलती, 60 पे, क्योंकि मिरर में तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज होती है, तो ये यहाँ पे 60 पे मिलती। लेकिन फिर वही बात, ये 60 पे तो मिल जाती, लेकिन इसमें फिर से बीच में ये वाली सरफेस आ गई, ये वाली सरफेस जहां पे देखो मैं एरो घुमा रहा हूं, ये सरफेस आ गई। मतलब इसमें पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मिरर से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस सरफेस से बाहर निकल रही है, फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो अब तीसरी सरफेस के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट। पहली वाली के लिए इसमें ऑब्जेक्ट O1 का काम किया था, दूसरी वाली के लिए ये ऑब्जेक्ट अब O2 का। भाई मिरर के लिए तो O1 ने काम किया था, अब फिर से वो जो सरफेस है जब ये वापस जा रही है तो अब ये O2 इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे जब ये मिरर ऐसे वापस जा रही है, देखो ऐसे वापस जा रही है, तो ये O2 काम कर रहा है यहाँ पे। तो O2 काम कर रहा है तो इसको फिर से सॉल्व करो, फिर से वही लगाओ, फिर से वही रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला। इस बार इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। चलो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला सेम वही है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। μ2 इस बार अंदर से रे जा रही है, μ2 तो होगा बाहर एयर वाला, और अंदर से जहां से रे जा रही है वो होगा μ1, तो μ2 तो है एयर, v हमें निकालना है, माइनस μ1 हो गया 1.5 बटे u का काम कर रहा है इस बार यहाँ पे ये, तो प्लस 60। प्लस कैसे लिया सर, इस बार देखो अंदर से जब मिरर से अंदर से लेफ्ट की तरफ चलेगी तो इस बार लेफ्ट की तरफ तो प्लस होगा और राइट की तरफ होगा माइनस, दोबारा से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो चलो प्लस 60 हो गया, μ2 माइनस μ1, तो μ2 था कितना 1 और माइनस μ1 कितना था 1.5,
और बटे में आर, आर की वैल्यू इसकी रेडियस देखो, इसकी रेडियस इस बार राइट साइड में ही है रेडियस, तो नेगेटिव में होगी माइनस में, तो रेडियस होगी माइनस की 20। सॉल्व कर लो इसको, 1/v माइनस में 1.5 और बटे में 60 बराबर ऊपर बचा 0.5 वो भी माइनस में और बटे 20, माइनस से माइनस कट गया। चलो इसे उधर लेके चले जाओ, 1/v बराबर, इसे सॉल्व कर लो, 1.5 और बटे में 20, ये उधर जाके प्लस हो गया 1.5 और बटे में 60। एलसीएम ले लो तो 60 आ गया, इससे डिवाइड करो 3 तो 1.5 प्लस 1.5 ये हो गया भाई साहब 3/60, तो ये 3/60 1/20, तो 1/v बराबर, तो v बराबर आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब फाइनली लाइट रे 20 पे आके मिलेगी। यहाँ पे जब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसे आके मिलेगी 20, ये आ गया 20। तो इसकी फोकल लेंथ जो फाइनल जहां लाइट रे आके मिलेगी वही तो फोकस का काम करेगी, तो यही होगी इसकी फोकल लेंथ। क्वेश्चन बहुत आसान नहीं था, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी नहीं कह सकते आप इसको कि इतना इजी था ये या कुछ ऐसा था ही नहीं, इसमें बहुत बढ़िया सवाल था। मतलब मैं ये कहूंगा कि इस चैप्टर में अब तक इससे बढ़िया सवाल नहीं आया है, ठीक है। अच्छा सवाल था। चलो ध्यान से करना इसको, समझ समझ के। 3 बार हो रहा है इसमें, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलो ठीक है बच्चों, बाकी कल करते हैं, आज का काम कंप्लीट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रैक्टिस करते रहिए, सेलेक्ट अपने आप हो जाएंगे आप, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए। ओके बच्चों।